नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने याचिका दायर की थी। याचिका पर पायलट गुट और स्पीकर की तरफ से अदालत में दलील रखी गई। स्पीकर की तरफ से अदालत में पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगनी चाहिए और फैसला रद्द किया जाना चाहिए। अदालत ने ऐसा करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, फिर इस मामले पर सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि कल राजस्थान कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आखिर क्या होता है और उसके बाद गहलोत या पायलट खेमा क्या कदम उठाता है। लेकिन इसी बीच यह बात भी सामने आ रही है कि विधानसभा सत्र भी बुलाया जा सकता है और ऐसे में पायलट के लिए राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन हाल में मिली पायलट को राहत के बाद भी सत्ता संग्राम के बीच कल सुनवाई की तैयारी है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ पर इस याचिका पर सुनवाई हुई। जोशी की इस याचिका पर पायलट खेमे ने कोवियत दाखिल कर कहा कि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला न लिया जाए। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है। हाईकोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि असंतोष दबाने से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। चुने हुए विधायकों को असहमति का अधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, फिर तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आखिरकार वे विधायक लोगों के द्वारा चुने गए हैं, क्या वे अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकते? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि लेकिन फिर उन्हें समझना पड़ेगा, ये स्पीकर तय करेंगे, कोई कोर्ट नहीं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक दिन की बात है, आप इंतजार क्यों नहीं करते? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से पूछा, इंट्रा पार्टी लोकतंत्र पर आपका क्या विचार है और क्या पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए व्हिप जारी किया जा सकता है? जवाब में वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर सीपी जोशी ने बैठक के लिए व्हिप जारी किया है। ये केवल एक नोटिस था, व्हिप नहीं। लेकिन ये एक बैठक में शामिल नहीं होने से ज्यादा ये उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में है। बता दें कि इससे पहले वकील कपिल सिब्बल ने राजस्थान विधानसभा के स्पीकर का पक्ष रखते हुए कहा कि स्पीकर के फैसले से पहले कोर्ट का दखल गलत है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में 1992 के होटो लोहोहोन मामले में दिए गए संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया। कहा कि इस फैसले के मुताबिक अयोग्यता के मसले पर स्पीकर का फैसला आने से पहले कोर्ट का दखल नहीं दे सकता। अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले कोर्ट में दायर कोई भी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य मामले में हाल ही में दिए गए आदेश का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के एक उचित समय में फैसला लेने का आग्रह किया था, न कि स्पीकर की कोई आदेश या स्पीकर को तय तारीख पर अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया पूरी करने या रोकने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब शुक्रवार को होने वाली राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई में क्या होता है, ये अहम है। वहीं कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए सोमवार 27 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुला सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूदा राजनीतिक संकट को रोकने की कवायद में जुटे हैं। बहरहाल सियासी लड़ाई में अब सुनवाई जारी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब कोर्ट क्या निर्णय लेता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। राजस्थान में सियासी सुनवाई लगातार जारी है और इसी सुनवाई की कड़ी में कल एक और सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में होनी है और उसी राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान अब आकर्षित है और जिस डायरेक्शन की बात सीपी जोशी द्वारा कही गई है उसको उनके वकील कपिल सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट में रखा और उन्होंने कहा कि कोर्ट आदेश नहीं दे सकता विधानसभा के स्पीकर को, इस स्टेज पर प्रोटेक्टिव ऑर्डर भी नहीं दे सकते। कोर्ट तब तक कोई दखल नहीं दे सकता
जब तक कि विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा दें। सिब्बल ने बहुत सारी बातें विधानसभा स्पीकर अपने मुवक्किल के पक्ष में कहीं, लेकिन कोर्ट ने कल के ऊपर फैसला पूरा छोड़ दिया है। अब कल राजस्थान हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर सियासत की निगाहें चौकन्नी हो गई हैं कि आखिर कल के फैसले से ही राजस्थान का सियासी भविष्य तय होगा और गहलोत और पायलट के बीच जो दूरियां हैं उनमें क्या नया मोड़ आने वाला है और पायलट का विमान अब किधर की उड़ान भरता है, ये भी सब कल तय होगा। और इसी में से रास्ता निकलेगा कि आखिर राजस्थान में जो पिछले 14 दिनों से सियासत का संग्राम चल रहा है, सत्ता संघर्ष चल रहा है, उस सत्ता संघर्ष की दिशा आखिर क्या होगी। क्या गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे? क्या पायलट अपने रुतबे, अपनी साख और अपनी मौजूदगी को निरंतर रख पाएंगे? बहुत सारे सवाल, और इन्हीं सवालों के इंतजार में राजस्थान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी निगाह लगाए चौकस होकर इंतजार कर रही है कि आखिर फैसले के बाद सत्ता में एंट्री का कौन कौन सा रास्ता खुला हुआ है जो मुख्यमंत्री बनाने की बीजेपी की कवायद को अंजाम तक पहुंचा सकता है। लेकिन 14 दिनों के लंबे अंतराल में अभी महज संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष, संघर्ष के अलावा अभी कुछ नहीं। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और मीडिया को जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि कल को प्रधानमंत्री ये न कहें कि उनको कुछ मालूम नहीं था या जो मालूम था वो अधूरा था, इसलिए पूरी चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को भेज दी है। अशोक गहलोत मजे खिलाड़ी, सियासी पारियों में अपनी मौजूदगी और प्रायोरिटी दोनों पिछले 3 दशकों में लगातार बताते रहे हैं और कांग्रेस के कद्दावर राष्ट्रीय नेताओं में एक चेहरा ऐसा जो राजस्थान से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राघव शर्मा। राघव शर्मा, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। राघव, तमाम जो हालात हैं, सियासी संग्राम पूरे तेवर में लड़ा जा रहा है, लेकिन फैसला अभी नहीं हो पाया है। 14 दिनों की लड़ाई में आज भी इंतजार हाथ में आया है गहलोत और पायलट दोनों के, लेकिन कल का फैसला क्या होगा इस पर निगाहें बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को और कहा है कि वो उनको पता रहना चाहिए कि राजस्थान में क्या हो रहा है, वो ये ना कहें कि अधूरी जानकारी थी या मुझे पता नहीं था। तो गहलोत ने जो तंज कसा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो एक बॉडी लैंग्वेज एक शब्द आया था राजनीति में, वो बॉडी लैंग्वेज आज कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी जब वो पीसी कर रहे थे पत्रकारों से। जी, जाहिर तौर पे देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस या कहेगी तो पूरी राजस्थान की राजनीतिक जो ड्रामेबाजी है, पूरा घटनाक्रम है जो पूरा चल रहा है, जिस तरह से पहले ही दिन से, जिस दिन से सरकार के लिए जो है सचिन पायलट एक मुसीबत बन गए थे, उसी तरह से ये आयकर के छापे और इनकम टैक्स विभाग के इन सभी के छापे लगातार इनके जानकारों के, जो राजीव अरोड़ा है जो कांग्रेस की नेता भी हैं और अशोक गहलोत के काफी करीबी हैं, उनके मारे जाते हैं। और फिर उसके बाद में भी जब ये पूरा नाटकीय घटनाक्रम मोड़ लेता है सचिन पायलट प्रकरण के कोर्ट में जाने के बाद, तो फिर अशोक गहलोत के भाई के घर पे ईडी के छापे, ईडी कार्रवाई
उनके यहाँ पे जानकारों का नोटिस छपा होना, तो इस तरह की काफी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ताकतें भी हैं जो अशोक गहलोत को भी डरा रही है और अशोक गहलोत को भी किस तरह जो है अपनी राजनीतिक छवि को बचाए रखने के लिए जो है हर उचित कदम जो वो उठा रहे हैं वो उठाना पड़ रहा है उनको। उनको कहीं परेशान किया जा रहा है, कहीं न कहीं किसी तरह से केंद्र की ओर से परेशान किया जा रहा है, कहीं न कहीं से उन्हें सिग्नल मिल रहा है, अल्टीमेटम मिल रहा है। तो उसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा और अपनी जो अंदर की वेदनाएँ थी, उस पत्र के अंदर लिखकर बताई पूरी तरह से और ये कहा कि जो राजस्थान की सरकार के अंदर दखलंदाजी ना करे। उन्होंने जो उनके एक मंत्री हैं उनको उनके ऊपर भी इंगित करते हुए जो पूरी बात कही। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस समय काफी डगमगाया हुआ सफर साबित हो रहा है राजस्थान की राजनीति का, जिसमें एक और पायलट खेमा है, दूसरी ओर अशोक गहलोत खेमा है और वहीं लगातार पायलट जो है वो अपना कुनबा मजबूत करने की ओर दिखा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत डबल मजबूताई के साथ जो है इस मैदान के अंदर डटे हुए हैं। जी राघव, ये जो नियमों के अस्त्र चलाए गए हैं इस बार, ये जो सियासी दांवपेच में संवैधानिक नियमों के अस्त्र चलाए गए हैं और जो ब्यूरोक्रेटिक एक सहारा लिया गया है सियासत द्वारा केंद्र से लेके और राज्य तक, ये आगे चल के कहीं बड़ी मुसीबत ना बन जाए। इसीलिए शायद ब्यूरोक्रेट हावी रहते हैं सरकारों पर हमेशा कि जब नियम तो हमें ही निकालने हैं, हमला हमें ही करना है, तो फिर हम भारी क्यों नहीं, फिर आपकी बात क्यों माने। और उसका असर ये देखने को मिलता है कि छोटे मोटे मंत्री की तो वो बात ही नहीं सुनते हैं और ये शिकायतें लगातार 5 साल बनी रहती है, चाहे सरकार कोई सी भी हो। जी बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है ब्यूरोक्रेसी हावी से इसीलिए है पूरी सरकार के ऊपर, क्योंकि सबसे पहली बात तो लिटरेसी की आती है। तो लिटरेसी में ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला सरकार में राजनीतिज्ञ जो हमारे राजनीति के अंदर है वो तब कर नहीं पाते, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता ये देखी जाए तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत अधिक होती है। दूसरा, मास्टर प्लानिंग जो होती है ब्यूरोक्रेसी की, वो पूरी मास्टर प्लानिंग पे ही पूरी सरकार, पूरा राज्य जो है वो पूरा चलता है, पूरा शासन चलता है। तो उसी के अधीन होके जो है सरकार और पूरे मंत्री उसके अंतर्गत काम करते हैं और इसके साथ मिलकर। और जबकि यदि कोई मंत्री को पढ़ा लिखा होता है, जिसे पूरी नॉलेज होती है, वो मंत्री आगे होकर वो इनके ऊपर हावी होकर काम कर सकता है। लेकिन इस समय जो है तालमेल काफी बिगड़ा हुआ स्थिति के अंदर दिख रहा है और ब्यूरोक्रेट जो है वो साफ तौर पे जो है अपनी दलीलें और अपनी बातें साफ रखकर अपने आप को हावी होते हुए साफ तौर पे दिखा रहे हैं। जी लेकिन राघव, अभी जो वर्तमान में जो लड़ाई चल रही है, पहली बार अगर आप सियासी संग्राम को देखेंगे कई सियासी संग्रामों में, तो ब्यूरोक्रेटिक जो मूवमेंट है वो पूरी तरह हावी रहता है। और अगर ये धीरे धीरे अगर वर्चस्व नौकरशाही का इस तरह बढ़ता जा रहा है, तो कहीं वो भी जो आम आवाम की तकलीफ़ें होती हैं, उनके प्रति जिम्मेदारी होती है, उससे लापरवाह हो जाएंगे। उनको पता है कि उनका कद बढ़ता जा रहा है और अगर कद बढ़ता जा रहा है तो निश्चित रूप से उनकी ज़रूरत जो आज सियासत को महसूस हुई है, तो उससे वो भी लापरवाह होंगे कि हमारे ऊपर क्या कार्रवाई होगी। हमसे पूछ के तो नियम बनाए जा रहे हैं, हमसे पूछ के तो सरकारें हमला कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर अपनी सत्ता, अपनी गद्दी बचाने के लिए। तो एक तरह से वो भी एक सरकार का हिस्सा, एक नई सरकार बन के खड़े होते जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पे देखिए, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम बात करें या फिर हम पूरे एक ढांचे को देखते हुए बात करें, तो इनका एक लगभग गुट तो है ही पूरा। एक तरह से देखा जाए तो ब्यूरोक्रेट जितने भी होते हैं वो अपने शैक्षणिक योग्यता के बल पे और अपने जो पूरे जो हिसाब से चलना होता है, किस तरह से सरकार को चलाना है, सरकार को किन योजनाओं की जरूरत अभी है, किन योजनाओं की जरूरत कुछ समय बाद होगी, आदि इन चीजों को याद दिलाते हुए सरकार को साथ लेते हुए चलती है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर वो ब्यूरोक्रेट गए होते हैं और उनके अधीन ही पूरे रहते हैं। वो राघव, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अभी जब कोरोना चल रहा है और पूरा देश महामारी की जद में है और गांव से लेकर शहर तक, कस्बे से लेकर जगह जगह तक, देश के कोने कोने तक, जब कोरोना इतनी भयावह हालत में है, इस समय सियासी लड़ाई होना जरूरी था या लोग इसको देख नहीं रहे हैं? लोग सोच नहीं रहे होंगे कि क्या हमने इसलिए वोट किया था कि आप सियासी लड़ाई लड़ें जब हम पे संकट आया हुआ है? तो कहीं ऐसे में जो आवाम की तकलीफ़ें उनको तो कहीं अनदेखी हो ही रही है, लेकिन सियासत में और कितनी लंबी लड़ाई चलेगी इसका अभी भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। जी देखिए, आज कोरोना के समय के अंदर ये स्थिति होने वाली बात ही नहीं, ये तो 7 मार्च को होना था, 7 मार्च से 12 मार्च के बीच होना था। ये खुद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, बोले स्थिति तो पहले ही क्रिएट हो चुकी थी राजनीतिक,
स्थिति जो थी, लेकिन इसके बीच के अंदर इस स्थिति का होना और फिर उसके बाद जनता के ऊपर जो सरकार का हस्तक्षेप होता है या फिर जनता के ऊपर जो सरकार का कार्य होना चाहिए उसके अंदर ढिलाई होना जायज है। लेकिन अभी के जो हालात हम देख रहे हैं कि अभी होटल के अंदर कुछ मंत्री हैं जो अपने कार्यस्थल से फाइलें मंगा के वहां से कार्य कर रहे हैं। अशोक चांदना जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो वहां पे पूरे फाइलें मंगा रहे हैं। रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री जो है वो खुद फील्ड में भी जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी फील्ड में जाते हैं। हालांकि काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन जो आंतरिक लड़ाई है, जो आंतरिक कलह है, उस कलह को इनको अब समेट लेना चाहिए। अब हद हो चुकी है, अब ये हद बहुत हद तक जा सकती है, इसलिए हद को ज्यादा ना बढ़ाया जाए, इसे समेट लेना चाहिए। जो भी आला नेता हैं कांग्रेस के उन सभी को समझ लेना चाहिए। वो भी खैर खुले रूप से फौरी रूप से सामने आ चुके हैं और अपना बयान दे चुके हैं और बोल भी चुके हैं, उनके लिए तो रास्ते खुले हैं, बस वो अपना नाराज रुख हटाए और आए। तो ईगो की लड़ाई है और ईगो की लड़ाई में कहीं ना कहीं जनता का नुकसान। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब ये समेट लेना चाहिए, अब बहुत हो गया, एक लंबा अंतराल हो गया। लेकिन जिस तरह कल मुख्यमंत्री के भाई के घर पे छापे पड़े हैं, जिस तरह वहाँ से नोटिस गया है दिल्ली तक, गजेंद्र सिंह शेखावत तक, केंद्रीय मंत्री तक, दोनों तरफ से लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, पीछे कहीं हटने का नाम नहीं ले रही है। देखिए इसमें भी ईगोस्टिक आप लड़ाई देखिए कि आप यहाँ पे मलिंगा जी को नोटिस भेजा गया मानहानि का, उस दिन पायलट जी ने ₹1 का भेजा, बोले ₹1 का मानहानि नोटिस, उसके अंदर जवाब मांगा गया। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पे ईडी के छापे पड़ रहे, वहां पे कार्रवाई हो रही है। उनके मिलने वाले लोग हैं, उनके पुत्र के मिलने वाले लोग हैं, उनके यहाँ पे ईडी कार्रवाई हो रही है। ये जो है थोड़ी असंवैधानिक है। ये लगता है बिल्कुल कि आमने सामने की तीखी लड़ाई है और आपसी हूं की लड़ाई है और मैं की लड़ाई है। इस अहम को, इस मैं को अच्छे अच्छे लोग डूब जाते हैं, पूरे राज्य डूब जाते हैं, पूरे बड़े बड़े नगर डूबे हुए हैं, इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। तो इसीलिए एक कुशल राजनीतिक बिल्कुल बिल्कुल राघव, आपने बहुत अच्छी बात ये भी कही कि जब सत्ता विनम्रता से मिली है तो फिर ये अहंकार किस बात के लिए। अभी आपको सुनवाते हैं, थोड़ी देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या बोला। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जो जारी किया नोटिस, वो नोटिस दे सकते हैं क्या? वो इस पे वो बहस हो रही पूरी। एंटी डिफेक्शन बिल एक दूसरा बना हुआ है, विधानसभा चलेगी, जल्दी हम बुलाएंगे उनको। उसमें हम कोरोना की बात भी करेंगे, पॉलिटिकल बात भी करेंगे, सब बातें करेंगे। सर क्या ये लोगों में चर्चा है कि बड़ी गिरफ्तारियां होगी जिन्होंने देखिए जैसे ही हम लोग उसको तय कर लेंगे, सबसे पहले सोचना किसको आएगी, किसको आएगी, आप लोग का आएगी। सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर टकराव जिन्होंने गलत किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर क्या आपस में टकराव की स्थिति बन रही है? इससे बचना चाहिए। हम तो जुडिशरी का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाले लोगों हम लोग हैं। हम कभी जुडिशरी में इंटरवेन नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते, ना हम लोग कभी सोचते हैं किसी को करना चाहिए। एक जुडिशरी ऐसी है जहाँ पर एक गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी, कोई व्यक्ति जाके न्याय प्राप्त कर सकता है। जब जुडिशरी में विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर देश कैसे बचेगा? मैं समझता हूँ अब भी प्रधानमंत्री जी और उनके साथी लोग अब तो पकड़े गए हैं। जब आप ऑडियो टेप सही है, दुनिया की कोई ताकत, हमें तो अमेरिका भेज देंगे FSL के लिए। अगर देखेंगे भाई कि राजस्थान की सरकार को विश्वास नहीं है, राजस्थान में FSL को विश्वास नहीं है जांच की, दिल्ली में विश्वास नहीं है हम लोगों को, तो अमेरिका की जो शानदार एजेंसी है FSL की, वहाँ भेज के वॉइस की टेस्ट करवा देंगे। वो वॉइस टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको चाहिए आगे आके अपना वॉइस टेस्ट करवाएं। वैसे तो जो केंद्रीय मंत्री हैं, MLA MP है, उनकी वॉइस टेस्ट होती है। हम लोग इतनी जगह स्पीच देते हैं तो सबको मालूम है कि बिल्कुल ही आवाज़ उनकी है, दुनिया मानती है, प्रदेश मानता है, जनता मानती है। फिर भी बचाव करने के लिए आदमी पहला यही रिएक्शन देता है, मेरी आवाज़ नहीं थी, मेरी आवाज़ नहीं थी। और धमके भी दे रहे हैं, लोगों को धमके दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कोई चलने वाला नहीं है, सच्चे की जीत होगी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी मैंने लिखी है। मैंने कहा कि डेमोक्रेसी है, संघीय ढांचा है। प्रधानमंत्री जी कल ये नहीं कहते मुझे जानकारी नहीं थी या मुझे अधूरी जानकारी दी गई मेरे लोगों द्वारा,
कल कभी मैं उनसे मिलूं तो मुझे ये नहीं कहे कि भाई ये बात मुझे मालूम ही नहीं थी। तो मैंने कहा कम से कम मैं लिख के भेजूं, मैंने टैग भी किया उनको। कल वो ये नहीं कहेंगे साहब मुझे जानकारी मेरी पार्टी दी नहीं थी इसलिए ये सब कुछ हो गया। वो स्पष्ट करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को मैंने पत्र लिखा है, वो रिकॉर्ड में लाने के लिए। वो भी जानते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत दल के रूप में रहनी चाहिए। सरकारें आती है जाती जाएगी, तो कांग्रेस की मजबूती देश की मजबूती है, ये सोच के हम लोग राजनीति कर रहे हैं और उसी रूप में एकजुटता से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी जी के जो इंटरेक्शन हो रहे हैं देश और विदेश के अंदर, विषयवार हो रहे हैं, हर विषय पे हो रहे हैं, देश सुन रहा है, उनको भी सुन रहा है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी खुद की सोच है। तो मोदी जी अच्छे वक्ता हैं, एक सीमा तक आप जनता को प्रभावित कर सकते हो, चाहे ताली बर्बादी हो, थाली बर्बादी हो, बैंड बर्बादी हो, मोमबत्ती लगवा दी हो, एक हद तक सब ठीक। उससे हटकर आप लोगों ने सरकार भंग कर दी, टॉपल कर दी मध्य प्रदेश की, उसके पहले हो चुकी थी कर्नाटका की। कोरोना के चलते हुए हम तो पूरी तरह ताकत लगाए हुए थे, 24 घंटे, आप सबको मालूम है, पूरे प्रदेशवासी साथ थे, सबको मैंने साथ लिया, विपक्षी पार्टियों को साथ लिया। जब लोगों के जीवन बचाने का संकट हो, जिंदगी जारी हो, लोग मर रहे हैं, 500 लोग यहाँ भी मर चुके हैं, हजारों मर रहे हैं देश के अंदर, उसके अंदर आप राजनीति करो, सरकार बदलो, टॉपल करो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, ना देश की ना प्रदेश की। राघव, जिस तरह मुख्यमंत्री तल्ख थे आज से 3-4 दिन पहले, लेकिन अब बॉडी लैंग्वेज फिर कहीं एक बार संयमित हो गई है, लग रहा है कि कहीं उनको उनका दाव फिर से चलने लगा है। जी, जाहिर तौर पे आप पूरी टेप के अंदर जहां तक आपने बात नोट करी, उन्होंने पूरी बातों को लिया है कि जिस तरह से ईडी के छापे पड़े, आयकर के छापे पड़े, उन सब बातों को भी पूरी तरीके से लिया है और साथ में एक कुशल राजनीतिज्ञ होने का भी प्रमाण इन्होंने दिया है कि इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं ये ना कहें कि मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी या मुझे पूरी इसकी बात की जो बात थी वो पता नहीं लगी थी। तो उन्होंने प्रमुखता से जो है इन बातों को मुखर होकर जो है पूरी बातों का है। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं अशोक गहलोत तो एक कुशल राजनीतिज्ञ है ही, राजनेता के रूप में है ही, वो अडिग भी है और सरकार को बचाने में सक्षम भी है, काफी चीजें हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में उन्होंने जो उनका दाव खेलना था नरेंद्र मोदी जी को जो स्थिति से अवगत करवाना था, तो उन्होंने अपने एक राजनीतिक लहजे में अवगत कराया, अपना एक ओहदा बताया कि मेरा भी एक ओहदा है। तब उनका ओहदा मोदी जी की नजर में कितना बड़ा है ये देखने योग्य होगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप भी मौजूद थे, आपने भी देखा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया का शपथ ग्रहण समारोह था, उस समय नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे जयपुर आए थे। तब वहां पे सबसे पहले अशोक गहलोत जी की ओर हाथ बढ़ाकर उनको गले से लगाया था और सबने देखा था ये नजारा पूरी, और अगले दिन की फ्रंट पेज न्यूज थी ये पूरी। तो निश्चित तौर पे जो है अशोक गहलोत ने राजनीति यहाँ पे पूरी अपनी दिखाई है दमखम के साथ में और पूरे दिमाग के साथ में। अब बहरहाल आगे किस तरह का रण क्षेत्र बदलता है ये आगे की स्थितियों पे और जो कोर्ट की तारीख समय दिया हुआ है उसके बाद ही जो है पूरी टिप्पणियां सुनने के बाद तय हो पाएगा। जी, लेकिन राघव एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि सीपी जोशी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन महज नोटिस जो दिया है सारा डायरेक्शन में जो कपिल सिब्बल वहाँ पर केस लड़ रहे हैं, लेकिन कपिल मतलब जो सीपी जोशी विधानसभा के स्पीकर हैं उनसे भी कहीं पंगा लेके अगर वो भी डायरेक्ट लड़ाई में आते हैं तो ये भी शायद पायलट के लिए गलत हो सकता है। जी, निश्चित तौर पे क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा अशोक गहलोत जी ने अपने भाषण के अंदर साफ तौर पे ये कहा था, बोले कभी दिल्ली में राहुल गांधी जी कमरे के बाहर खड़े मिलते हैं, कभी सीपी जोशी जी के कमरे के बाहर खड़े मिलते हैं, इस तरह की बातें भी जो है शुरू के अंदर आई थी। तो वहां पे और चूंकि सीपी जोशी खुद एक वेल डिसिप्लिन राजनेता के रूप में एक छवि है उनकी, खुद की एआईसीसी में भी उनका बड़ा अच्छा सम्मान है, बड़ा उनका एक कद है उनका खुद का वरिष्ठ नेता के रूप के अंदर। तो सीपी जोशी जी यहाँ पे स्पीकर है और उनके पास यहाँ पे पावर है कि यहाँ पे भी विधानसभा में उन्होंने उपस्थित होने को यहाँ पे नोटिस दिया और सभी को उपस्थित होना था मीटिंग के लिए और सब विधायकों को एक जगह आना था विधायक दल की मीटिंग के लिए, उसमें नहीं आए। तो उनका मतलब खुद में पावर है कि बिल्कुल मेरा विधायक है और विधायक यहाँ पे नहीं आ पा रहा तो मैं उसको बुला रहा हूँ। बिल्कुल
बिल्कुल हमारे साथ इस समय राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता जगत शर्मा जुड़ चुके हैं। जगत शर्मा, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थैंक यू, थैंक यू। जगत शर्मा जी, अब लड़ाई कहाँ पे आके रुक गई है, जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि कहाँ पे अब क्या मूवमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई को देखेंगे पहले। ये कल भी हम बात कर रहे थे और कल वही बात आज लगातार जारी रही है ये बात। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में सारी चीजें वो करेंगे ही। जहाँ तक स्पीकर की बात है, उनका राइट था अपनी बात पहुंचाने का, उनके पास भी राइट है। अगर वो किसी चीज से असंतुष्ट है हाई कोर्ट की से, तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते थे, वो उन्होंने किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई पूरी तरीके से हम इसको देखेंगे। वो कुछ चीजें इसमें असल में अब और जोड़ दी गई हैं। मामला जो है अब तक केवल नोटिस का चल रहा था, तो अब वो पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो एमएलए हैं उनका, किसी पार्टी का जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है वो, तो बड़े स्तर पर जाके सुप्रीम कोर्ट की सुनने की मंशा दिख रही है शायद इससे। हो सकता है हेलो, कल अगर जो फैसला आएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी निगाह बनाए हुए इस पे। सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा इस पिटीशन में, जो सीपी जोशी जी लेकर गए स्पीकर राजस्थान विधानसभा, उसके अधीन रहेगा वो। बिल्कुल, अगर राजस्थान हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है वही सुप्रीम कोर्ट का रहता है, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर राजस्थान हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है बाद में अगर वो डिफर करता है तो सुप्रीम कोर्ट का प्रिवेल करेगा, ऑब्वियस बात है। राघव शर्मा, तमाम जो अब मुख्यमंत्री ने भी कह दिया और जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, कहीं कॉन्फिडेंट है, कहीं लग रहा है कि दाव उनके हाथ में आ गया है। जी निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो देखा जा रहा है कि दलीलें जो दी गई है उन दलीलों के अकॉर्डिंग जो है पूरी तरह से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस भी अभी एक नरम रुख, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जिसे हम कह सकते हैं, सचिन पायलट के लिए है कि सचिन पायलट आ जाए अपने सब लोगों के साथ में, कांग्रेस में शामिल हो जाए और जो है पूरी बात हो जाए। ये अशोक गहलोत ने भी जो है अपने साफ तौर से अपने शब्दों के अंदर इस तरह की बातें कही थी। और अब जो है पूरा मामला कोर्ट के अंदर है, चूंकि अब कोर्ट के अंदर यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर जैसी बात रखी जाती है, हाई कोर्ट के अंदर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए तो पीछे पीछे भी सचिन पायलट ने लगातार अपनी याचिका लगा दी कि हमारी बात भी सुनी जाए, तो साहब उनकी बात पे विचार किया जाएगा। तो मामला इस तरह से थोड़ा सा और पेचीदा हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। लेकिन अब इस मामले पे पूरी तरह से जब बयानबाजी होगी तो उसके बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बनाए हुए हैं। बिल्कुल राघव, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका। जगत शर्मा जी, मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, लेकिन जा किस हो रहा है अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पिछली चर्चा में शायद इशारा किया था ये आपको कि ये मामला अब केवल ये 18-19 विधायकों की योग्यता तक नहीं रह गया है। अब ये जो मामला जा रहा है और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स हुए हैं और जो क्वेरीज सुप्रीम कोर्ट ने की हैं पिटिशनर से, वो उस बारे में की गई हैं पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में, कि पार्टी के विद इन पार्टी लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, अपने डिसेंट वो शो कर सकते हैं, उसको दबाया नहीं जा सकता। तो इन्हीं ग्राउंड पर जो प्रोविजन 21A है 10th शेड्यूल का, उसको चैलेंज किया है हाई कोर्ट में पायलट गुट की तरफ से कि प्रोविजन 21A जो है वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल, इस समय हमारे साथ राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण दत्ता जुड़ चुके हैं। प्रवीण दत्ता जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार चंद्रशेखर जी। प्रवीण दत्ता जी, जो मामला, जो सियासी लड़ाई चल रही है उसमें एक योद्धा और भी है अशोक गहलोत के अलावा, सीपी जोशी, लेकिन जो सियासी दाव लगातार चले जा रहे हैं, लड़ाई तो बढ़ रही है, पता नहीं चल रहा है किस ओर जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे वो लड़ाई किस ओर जा रही है अब। चंद्रशेखर जी, देखिए, जिस दिन पायलट ग्रुप ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, उस दिन लोगों के सामने और ज्यादातर मीडिया के सामने बात ये थी कि मामला अदालत में पहुंच गया। लेकिन असल में शुरू से बात ये थी कि अदालत में पहले कौन पहुंचेगा। और जिस दिन ये हाई कोर्ट में मसला राजस्थान में आया था, उसी दिन ये तय हो गया था कि ये कैसे येन केन प्रकारेण मसला पहुंचना सुप्रीम कोर्ट है।
तो रेस थी कि सुप्रीम कोर्ट में पहले कौन पहुंचेगा। तो पहली रेस जीती सचिन पायलट ग्रुप ने और दूसरी रेस जीती डॉक्टर सीपी जोशी ने, या आप दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पीछे जो कि मूल कारण था वो था चीफ विप कांग्रेस डॉक्टर महेश जोशी की एप्लीकेशन थी जिस पर के पूरी कवायद हुई थी, यानी कांग्रेस पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट पहले। चंद्रशेखर जी, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस, हाँ जी बताएं। जी, अब देखिए मसला ये है कि इन्होंने वहां पर अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण का आरोप लगाया है जो स्पीकर है असेंबली के राजस्थान के डॉक्टर सीपी जोशी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते वक्त आज फैसला ये लिया गया कि अब इसकी सुनवाई जो है वो 27 तारीख को की जाएगी और कल के हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर कोई असर नहीं और वो अपना फैसला भी दे सकती है। यानी कि अभी एक बार अगर देखें तो पायलट ग्रुप जो है वो 0-1 से फिर आगे हो गया है क्योंकि कल का फैसला आना है। और अब इसी बीच आज का जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने अब इस मामले को अदालत से इतर सेटल करने की तैयारी कर ली है और वो पूरी तरीके से तैयारी ये कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, वहां पर कोई एक बिल पेश किया जाए, उस पर वोटिंग कराई जाए और उस जब वोटिंग के लिए व्हिप जारी होगा तो जो पायलट ग्रुप है उसकी मजबूरी होगी उस व्हिप का पालन करना और उस वक्त अपने आप ही फ्लोर टेस्ट हो जाएगा और गहलोत जो है उस फ्लोर टेस्ट को पास कर लेंगे। अगर ये फ्लोर टेस्ट गहलोत ने पास कर लिया, अशोक गहलोत ने, तो फिर पायलट कहां जाएंगे? पायलट अपना विमान लेके कहां लैंडिंग करेंगे? प्रवीण दत्ता जी, 6 महीने तक तो पायलट के विमान को आसमान में चक्कर लगाना होगा क्योंकि वैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो ये है कि आप एक बार विश्वास मत हासिल हो जाए तो 6 महीने तक उसको चैलेंज नहीं कर सकते, दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए उनको 6 महीने हवाई जहाज के अंदर अपना फ्यूल भरवा के और आसमान में चक्कर लगाने होंगे या फिर जयपुर के नजदीक जैसे अभी उन्होंने मानेसर में डेरा डाला है वैसे ही दिल्ली के किसी एयरपोर्ट पे अपना प्लेन उतार कर 6 महीने आराम करना होगा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो सियासी लड़ाई है इसमें बहुत बड़ा ठहराव अभी सचिन पायलट की सियासत में आ गया है, उनकी जो सत्ता का चक्र है उसमें आ गया है? देखिए कुछ ज्यादा उतावलापना उन्होंने दिखा दिया था और एक सतर्क और सजग गहलोत इस मामले से बच निकले। दूसरा कोई होता तो आप सिर्फ सचिन पायलट देख रहे हैं, पीछे जो पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स और पीछे जो पूरी बैटरी ऑफ पॉलिटिकल पावर उनके है, तैयारी थी राज्यसभा चुनाव में ही पटखनी देने की, कांग्रेस को बहुत बुरा दिन दिखाने की पूरी तैयारी थी। न केवल भाजपा के 2 राज्यसभा उम्मीदवार जीतते बल्कि गहलोत की सरकार भी जाती, लेकिन गहलोत तब बचे। और उसके बाद में राजेश पायलट की जयंती के दिन रात को सभी कांग्रेस के जो असंतुष्ट विधायक हैं उन्हें जाना था मानेसर, लेकिन उस रात को भी गहलोत ने 1 बजे कलेक्टर्स को फोन करके उस प्लान को भी चौपट कर दिया। अब गहलोत तीसरी बार फिर से प्लान चौपट करने पर आमादा है विधानसभा का सत्र बुलाकर। कुल मिलाकर सचिन पायलट का जो उतावलापन है वो कुछ ज्यादा रहा और इसीलिए उम्र उनकी तरफ है, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो फिर से वार कर पाएंगे, ऐसा किस्मत उन्हें मौका जरूर देगी। जी जगत शर्मा जी, अब कल जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट उस पर निगाह बनाए हुए, उसके बाद कोई फैसला होगा। अब कल का फैसला क्या हो सकता है? अगर डिस्क्वालीफाई किया गया सचिन पायलट को या नहीं किया गया तो किस ओर जाएगी लड़ाई? ऐसा फैसला क्या होगा ये तो अनुमान नहीं लगा सकते। हाईकोर्ट तो सचिन पायलट गुट के विधायकों को डिस्क्वालीफाई करेगा नहीं। हाईकोर्ट तो ये कह सकता है कि हाँ जो स्पीकर ने ऑर्डर दिया है वो नोटिस दिया है, अपने उस नोटिस पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, या हाईकोर्ट मना कर सकता है कि नहीं जो नोटिस दिया गया है वो गलत तरीके से दिया गया है, इस तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट कह सकता है दोबारा नोटिस दिया जाए और इनको प्रॉपर टाइम दिया जाए जवाब देने के लिए। कई चीजें लेकिन कल निकल के सामने आएगा कि आखिर क्या होता है। जगत शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। प्रवीण दत्ता जी सीधा आपके पास, ये जो सियासत की लड़ाई है ये राजस्थान की राजनीति में पहली बार देखी गई है। इतना लंबा सत्ता का संघर्ष चल रहा है एक ही पार्टी में, लेकिन जो आपने पीछे कहा कि बैटरी ऑफ पावर, पॉलिटिक्स पावर, बैटरी ऑफ लॉयर, ये जो पूरा एक हिडन एजेंडा है वो हिडन एजेंडा भी सामने आ गया, खुल के लड़ाई सामने आ गई है। मुख्यमंत्री के घर पे, मुख्यमंत्री के भाई के घर पे छापा मारा गया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को नोटिस मिल गया। अब लड़ाई इससे आगे कहाँ जा सकती है? बहुत लंबा अनुभव है आपका राजनीतिक पत्रकारिता का, इसलिए आपसे सवाल बनता है। देखिए चंद्रशेखर, आपने बिल्कुल जो सवाल की शुरुआत की एकदम सटीक की
कि राजस्थान में ऐसा पहले इस स्तर पर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। वजह यह है कि इससे पहले जो कुछ हुआ वो तो जो अब हो रहा है उसके पॉकेट बुक एडिशंस थे। अब चूंकि वेब सीरीज का जमाना है तो बाकायदा वेब सीरीज के पूरे 8 या 9 एपिसोड इकट्ठे रिलीज किए गए हैं कि दर्शक इकट्ठा देख सकें। ऑपरेशन लोटस से अपने आप को बिल्कुल दक्ष किए हुए जो दल है वो जब किसी के पीछे खड़ा होता है तो फिर पहली 4 या 5 चाल तो पहले से सोची हुई होती है। वो चालें फेल कर देना ही अपने आप में करिश्मा रहा है अब तक मुख्यमंत्री का, जो वो अपनी किस्मत से या अपनी दक्षता से कर पाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस ऑपरेशन लोटस को टाइम टेस्टेड फॉर्मूला बना चुका एक दल है वो क्या अपनी ऐसी फजीहत बर्दाश्त करेगा? यानी कि मेरा मानना यह है कि कुल मिला के अगर एक बार फौरी तौर पर सीएम गहलोत जीत भी जाते हैं और सीएम बने रहते हैं तो भी राजस्थान की राजनीति में अब ये खौलती हुई चाय के समान होगा। यानी कि यदा कदा कभी ना कभी इसके अंदर ऐसे ही उबाल आते रहेंगे। अब शांति से 5 साल तक राज करने का स्वप्न तो कम से कम गहलोत को छोड़ना होगा। लेकिन जो एक गहलोत तो संकट मोचक माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह पायलट को पटखनी दी है प्रवीण जी, उस तरह कहीं पूरे जो देश की कांग्रेस में नेता हैं उनको भी लग गया है कि गहलोत उतने ही ताकतवर हैं जितने 40 साल पहले थे। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, एक बात मानकर चलिए, आज की डेट में चाहे कांग्रेस के शीर्ष पर श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आए, लेकिन इनके बिल्कुल अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको नाम नजर आएंगे केसी वेणुगोपाल, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल। ये तमाम जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कहलाती है ये वो है, अजय माकन, ये तमाम वो लोग हैं जो कि गहलोत के साथ कहीं ना कहीं जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था या गहलोत के बाद किया था। गहलोत ने विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे वो पार्टी के पद हो चाहे सरकार के हो, इन लोगों से बहुत अच्छी ट्यूनिंग रखी है। जिन बातों के लिए सचिन पायलट को खुद जाके 2 या 3 घंटे वार्ता करनी होती थी वो काम तो गहलोत 2 मिनट के फोन के अंदर कर सकते हैं। तो ये जो ट्यूनिंग है ये रंग लाई है और निश्चित तौर पर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप दिल्ली में जो बैठी है कांग्रेस के संगठन में, वो पूरे तरीके से गहलोत के समर्थन में है और उसी ने शीर्ष नेतृत्व को भी बाध्य किया कि वो भी गहलोत के समर्थन में ही रहे, जैसा कि चुनाव के वक्त हुआ था जबकि पायलट को एक तरफ करके और गहलोत को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी। गहलोत जादूगर, आपने बिल्कुल कहा कि संकट मोचक, तो वो साबित कर चुके हैं इस बात को गुजरात में, कर्नाटक में इससे पूर्व कि उनके पास कांग्रेस के संगठन की कुंजी है। और वो कुंजी क्यों है ये मैंने आपको बताया कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पूरी है, वो इन्हीं के बैचमेट्स हैं एक तरीके से। जी, हमारे साथ इस समय अरविंद जैतलक जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जैतलक जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अरविंद जैतलक जी, सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी अपने पारंपरिक राज्यों में चुनाव हारती जा रही है पिछले 3 साल से और कहीं भी उसको बढ़त नहीं मिल पाई है, और बढ़त के लिए जो तिकड़म लगाई जा रही है उसको कहीं अब लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, और ऐसे में लड़ाई जो आके रुकी है राजस्थान में बहुत बुरी तरह उलझ गई है बीजेपी वहां पर। कैसे देखते हैं पूरे सीन को? जी बिल्कुल, आप सही करें। देखिए, जमीन पर जो लड़ाई जीती जाती है उसमें अस्थायी भाव रहता है और एन केन प्रकार जो किसी तरह से सत्ता के लिए जो वातावरण गढ़ा जाता है, तोड़ फोड़ किया जाता है, निसंदेह जो उससे केवल छवि खराब नहीं होती है, जमीन पर भी जो उसका जो असर पड़ता दिखाई देता है। राजस्थान में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी, उसे भारतीय जनता पार्टी का उत्तरदायित्व था कि जमीन पर जो है वो काम करे और सरकार की जो नाकामियां है उसको जो है पुरजोर तरीके से जो है सामने लाए। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से सचिन पायलट के बरक्स जो है भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि कहा जा रहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार करती है, बावजूद इसके जो है मामला जो खुल करके सामने आया तो कहीं ना कहीं जनता के बीच धारणा यही गई है कि सबके किए कराए धारक के पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। बहरहाल यह मामला जो है आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से कह दिया कि नहीं, अब जो कल जो हाई कोर्ट को अधिकार है वो जो भी फैसला देगा उसको स्वीकारना होगा। हाँ, यह फैसला जो हाई कोर्ट का होगा वह अंतिम फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट जो उसके बाद सुनवाई करेगा उसके दरमियान होगा। यह जरूर जो है इसमें जो एक तकनीकी पक्ष आया है, जो कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि जो स्पीकर जो भी निर्णय लेता है वो अब सदन तक सीमित होना चाहिए, उसको हाई कोर्ट दखलंदाजी नहीं दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्पष्ट बात कही है कि लोकतंत्र में जो है विरोध
विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के जो है, अब देखिए कल देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट का जो है आदेश क्या आता है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट जो उस पर क्या रुख लेता है। लेकिन जो है इसका एक राजनीतिक परसेप्शन है जो कि जमीन पर लड़ा हुआ मतलब दिखना चाहिए और दिखाने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं। उस संदर्भ में तो निश्चित ही जो है ये लड़ाई जो है अब सचिन पायलट बनाम गहलोत की ही नहीं रह गई है, भाजपा बनाम कांग्रेस की हो गई है। जी प्रवीण दत्ता जी, आपसे एक गंभीर सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि ये भाजपा की जो बहुमत में सत्ता रही है उसका आरंभ काल है, और आरंभ काल में अगर आप देखेंगे 2-3 वर्षों में जहां भाजपा चुनाव लड़ी राज्यों में, केंद्र में तो भाजपा का बहुमत आया है स्पष्ट तौर पर, लेकिन राज्यों में जो चुनाव लड़ी वहां पर पारंपरिक जो राज्य थे उनकी सत्ता के बहुमत के, वहां पर भी भाजपा लड़खड़ा गई। और लड़खड़ाने के बाद जिस तिकड़म से भाजपा ने राज्यों में कब्जा करने की जो एक पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी भी अब धराशायी होती जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर इतिहास लिखा जाएगा तो भाजपा की बहुमत का जो आरंभ काल है वो कहीं विवादों में आ जाएगा इस पूरी एक प्रक्रिया को देखते हुए। कैसे देखते हैं, या मेरा सवाल किस तरह देखते हैं आप? चंद्रशेखर, आपने जो सवाल मुझसे अब किया है, अब से चंद सेकंड पहले इसका जवाब चंद घंटों पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि आपको भारत की जनता ने दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया है। आपके पास अवसर है इतिहास बनाने का, और इतिहास बनना चाहिए। आप इस अवसर को न खोएं। तो कुल मिला के आप जवाब समझ सकते हैं कि भाजपा जिस प्रचंड बहुमत और जिस अपेक्षा के साथ सत्ता में है दिल्ली में, उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए क्या जोड़ तोड़ की राजनीति और सदैव उन्हीं का पैर ऊपर रहे, ये दृश्य जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर मोदी शायद अमर होने का जो अपना अवसर है उसको खो रहे हैं। इस अवसर को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जीत और हार लोकतंत्र के दोनों जो पहिए हैं उनको अपने साथ रखते हुए वो पूरे देश को चलाएं। और ऐसे में निश्चित तौर पे अगर वो 70-30 के रेशियो में भी जीत हार में जीतते हारते रहते हैं तो भी वो इतिहास में जगह बना पाएंगे। अन्यथा जो आप कह रहे हैं वो जग हंसाई का पात्र बनेंगे जोड़ तोड़ की राजनीति करके, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति में अगर आप 80-20 के रेशियो में भी सफल होते हैं जैसा कि बीजेपी रही है, बीजेपी की असफलता कहाँ हुई है? बीजेपी तो सिर्फ पंजाब और राजस्थान में ही तो असफल है, बाकी तो सब जगह उसे सफलता मिली है। लेकिन फिर भी उसकी एक असफलता आज पूरे मीडिया पर क्यों छाई हुई है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इनविंसिबल, बिल्कुल न हारने वाला योद्धा के रूप में प्रोजेक्ट किया, जो कि गलत है। लोकतंत्र में कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि इनविंसिबल हो। चंद्रशेखर जी, अरविंद जयतिलक, आपसे पूछना चाहते हैं कि बीजेपी को ऐसे जोड़ तोड़ की क्या जरूरत है जब केंद्र में इतने बहुमत से बैठे हैं और आगे भविष्य स्पष्ट दिखता है, तो क्या जरूरत है कि राज्य में विपक्ष को खत्म किया जाए? कांग्रेस मुक्त भारत अगर हो जाता है, अगर विपक्ष खत्म हो जाता है, तो क्या ये सही लोकतंत्र होगा, या ये लोकतंत्र की सदास्यता सही दिशा में जा रही है? अरविंद जयतिलक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी अरविंद जयतिलक, मेरा सवाल आपने सुना? जी, मैं आपका सवाल सुना जी। चंद्रशेखर जी, जो आपके सवाल है उसके संदर्भ को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। और देखिए 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो जितने कांग्रेस शासित राज्य थे वहां के सरकारों को जो बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी जब आई दोबारा तो उन्होंने जो है जितने जनता सरकार के थे उस समय के उस सबको बर्खास्त कर दिया गया। तो ये एक रवायत रही है दूसरे के सरकारों को गिराना, उठाना और तोड़ भांग करना। भाजपा जो है एक अपने को जो नैतिक रूप से जो है चाल चरित्र और चेहरा वाली बात करती थी कि नहीं हम उससे अलग हैं। आज की तारीख में वह भी जो है कांग्रेस और बाकी जो दल शासन के केंद्र में उन्हीं की राह पर है। तो आज की तारीख में यह भी किसी भी राजनीतिक दल से आप अपेक्षा करेंगे कि सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से वह पूरी तरह से सतर्क है और कहीं ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे लोकतंत्र पर धब्बा लगे, तो आप बेमानी हो गया। सच्चाई तो यह है कि किसी भी सूरत में जो है सरकार बनाना राजनीतिक दलों का जो एक मंतव्य हो चुका है और इसके लिए वो किसी भी स्तर को जाने के लिए तैयार है। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जैसे नॉर्थ सीट में कई सरकारों को वहां पर बदला गया, फिर भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश में उसका जीता जागता उदाहरण है। राजस्थान में भी वही खेल दोहराया जा रहा है। तो आज की तारीख में जो अब किसी भी राजनीतिक दल से नैतिक शुचिता की आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रवीण दत्ता जी,
ये जो विचारधारा का डीएनए जो है पूरी तरह मिक्सचर हो चुका है, तो इसमें से अगर निकाला जाएगा, मंथन किया जाएगा, किसी दिन मंथन हुआ तो निकलेगा क्या फिर उसमें से? नहीं, अगर आप विचारधारा की बात करें तो मैं ये मानता हूं कि अगर विचारधारा पर आप कौन से दल की विचारधारा की बात करेंगे, कांग्रेस की तो इसलिए नहीं हो सकती कि उन्हें तो जनता ने नकार दिया, तो विचारधारा बची भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उन्हें बहुमत मिला। तो मैं आपको याद दिला दूं कि पिछला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा पर न लड़कर बल्कि अपनी एयर स्ट्राइक्स और बालाकोट और इन सब के ऊपर, शहीदों के ऊपर लड़ा था। तो कुल मिला के विचारधारा पर तो दूसरी बार बहुमत ही नहीं आया। अतः आप ये मानकर चलें, जब कोई शीर्ष पर बैठा है राजनेता, ये अपने मन में मानकर बैठा है कि उसे जोड़ तोड़ से या इमोशनल किसी कार्ड खेल करके देशभक्ति का सत्ता मिली है, तो फिर वो व्यक्ति अपनी पार्टी की विचारधारा से कितना बंधा रहेगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो कि कलेक्टिव लीडरशिप के लिए जानी जाती थी, आज की तारीख में दो व्यक्तियों की जो नेतृत्व है उसमें चल रही है। ये बात सबके सामने जग जाहिर है। दो जने ही प्रधानमंत्री हैं, दो ही गृह मंत्री हैं, दो ही तमाम सारे मंत्रालय चला रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। जहां हार का सामना करना पड़ रहा है कोरोना, वहां पर उनका हेल्थ मिनिस्टर भी आकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। यानी कुल मिला के विचारधारा लोप है। विपक्ष बिल्कुल क्षीण मरी अवस्था में है। विपक्ष में जो व्यक्ति थोड़ा बहुत बोल रहा है उसे मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। कुल मिला के ऐसे में जो हालात है वो निराशाजनक है। तो ये निराशाजनक हालात भारतीय राजनीति को किस ओर ले जा रहे हैं? आपने लंबा समय अनुभव आपका रहा है, आप राजनीतिक पत्रकारिता में बहुत लंबे 3-4 दशकों तक जुड़े रहे हैं। यही सवाल है कि किस ओर जा रहा है भारतीय लोकतंत्र का ये जो रथ है? ये बड़ा वैभवशाली रथ कहा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र बड़ा समृद्ध लोकतंत्र है विश्व का, तो ये रथ जा किस ओर रहा है फिर? देखिए, लोग कहते हैं कि हमारी आजादी जो है वो 71 साल 72 साल पहले हुई है, लेकिन भारत में लोकतंत्र का जो इतिहास है वो सैकड़ों वर्ष पुराना है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की जो किस्से हैं वो राजा महाराजाओं के काल से दिखाई देते हैं ग्रंथों में। इसलिए लोकतंत्र तो यहाँ नहीं खत्म हो रहा, पर पूरे विश्व पटल पर इस समय जिस तरह के नेतृत्व उभर कर सामने आए, वो चाहे अमेरिका में हो, फिर वो चाहे भारत में हो या फिर वो चीन में हो, तो व्यक्तिवादी नेतृत्व को लेकर जब जो आपकी आस्था है वो भक्ति के बॉर्डर तक जब पहुंच जाए, तो निश्चित तौर पर एक संक्रमण काल आता है, काफी बड़ा वो खिंच सकता है, जो कि भारत में भी खिंच रहा है, अमेरिका में भी खिंच रहा है। तो यदि वो काल जितने दिन है उतने दिन तो निश्चित तौर पर जनता को सिवाय थाली बजाने, ताली बजाने और दिए जलाने के अलावा कोई काम नहीं होता। हाँ, उसके बाद अलग जगती है और लोकतंत्र वापस अपना यथोचित स्थान प्राप्त करता है। बिल्कुल। प्रवीण दत्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। अरविंद जयतिलक, सीधी बात कि जो लोकतंत्र का रथ है, जो सवाल मैंने प्रवीण दत्ता जी से पूछा कि भारतीय लोकतंत्र को अगर ये दशक लिखे जाएंगे तो एक बहुमत लिखा जाएगा केंद्र का, लेकिन उसके संग जो उदाहरण है इस तरह की सियासी घटनाएं उनको भी तो लिखा जाएगा। तो फिर एक जो आने वाली पीढ़ी है उनको क्या संदेश मिलेगा ऐसी सियासी घटनाओं से जो पिछले 14 दिन से चल रही है राजस्थान में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चंद्रशेखर जी। देखिए, भारत का जो लोकतंत्र रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के समय लिच्छवी गणराज्य के समय से ही रहा है। लेकिन उसके बीच जो है तमाम जो है भारत पे आक्रमण हुए, यहाँ पे कई किस्म की संस्थाएं निर्मित हुई, राज सत्ता निर्मित हुई। बावजूद इसके 47 प्रदेश की आजादी के बाद एक उम्मीद की गई थी कि एक बहुत बृहद और संरचनात्मक लोकतंत्र की स्थापना होगी। लेकिन 70 सालों के दरमियान आपने देखा कि किस तरह राजनीतिक जोड़ तोड़ करके सत्ता को चलाया गया, किस तरह सत्ता को जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आगोश में बांध दिया गया और किस तरह धन बल के जल पे सत्ता का निर्माण हुआ और किस तरह से सरकारें गिराई गई। तो लोकतंत्र का भविष्य जो है बहुत उज्जवल तो नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए वह बात अलग है, लेकिन आज की तारीख में संदर्भों को देखते हुए हम आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आज का जो भारतीय लोकतंत्र है पूरी तरह से धन और बल के जो है जकड़ में कैद हो गया है। और अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा और जनता इस चमत्कार को पुनर्स्थापित कर सकती है ताकि भारतीय लोकतंत्र मजबूती के साथ दुनिया के पटल पर दिखे। अरविंद जयतिलक, तमाम बातें चलती हैं कि लोकतंत्र में ये हुआ, राजनीति में उस काल में ये हुआ। जब आने वाली पीढ़ी, इतिहास के छात्र और इतिहास के छात्र जब शोध करेंगे और जब 21वीं शताब्दी का प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे
तो उनको कितनी असमानता नजर आएगी कि वही पार्टी जो पूरी तरह प्रचंड बहुमत में है, दूसरी तरफ एक कमजोर पार्टी जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, और एक मजबूत पार्टी जिसका पूरा बड़ा अस्तित्व हो चुका है, उन दोनों में कैसा घमासान हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये लड़ाई तो बहुत समृद्ध हो जानी चाहिए थी ऐसे टाइम पे, और ये कहा जाना चाहिए था सत्ता पक्ष की ओर से कि विपक्ष को भी अपना एक जो किरदार है वो निभाना चाहिए। मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होती जा रही है। तो कहीं ये सवाल तो खड़े होंगे आने वाले समय में जब इतिहास के छात्र 21वीं शताब्दी का प्रारंभिक राजनीति को पढ़ेंगे। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आप सही करें। देखिए, राजनीति कोई पतिव्रता स्त्री नहीं रह गई है। एक जो भारत का लोकतंत्र था उसका एक वैचारिक सिद्धांत था, और जो एक सैद्धांतिक जो राजनीतिक दलों की एक निष्ठा हुआ करती थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज की तारीख में आप किसी भी राजनीतिक दल को नहीं देख सकते हैं कि वह जो है अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देता हो। उनका जो है पूरी तरह से कारपोरेट कल्चर के सुनामी में राजनीतिक दल बह रहे हैं। कहाँ से उनको पैसा मिलता है, किस तरह से उस पैसे का जो है सत्ता तक पहुंच के लिए जुगाड़ बनाना है। आपने देखा पिछले दिनों के किस तरह से गहलोत साहब ने कहा भी कि यह जो है कारपोरेट कल्चर की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना उनका कहना सही है। अब आप देख भी रहे हैं कि जब जो सत्ताएं निर्मित होती है उसके बाद किस तरह से जो है कारपोरेट के लिए पूरा जो अपना दरवाजा खोल देती है, और जो जमीन के आदमी हैं उनको किस तरह किनारे लगा दिया जाता है जिनके दम पर सत्ता निर्मित होता है। तो उस स्थिति में आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र क्या, भविष्य क्या है, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है लोकतंत्र को लेकर के उनकी सोच और उनका दायरा क्या होगा। देखिए, एक वक्त था जब आचार्य कृपलानी जैसे लोग, तिलक जैसे लोग, यहाँ तक कि नेहरू जी जैसे लोग जो है उनकी अपनी एक धारणा थी कि राजनीति में किस तरह की सूचिता और पवित्रता होनी चाहिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल का एकात्मवाद की वाली वो पार्टी है, वो तो चाल चरित्र चेहरा की बात करती है, लेकिन वो आज सत्ता में इतनी मजबूती के साथ होने के बाद भी एक सामान्य राज्य की सत्ता को गिराने के हटाने की पहल करती है। तो कहीं ना कहीं जो है केवल राज्य सत्ता का नुकसान नहीं है, देश के लोकतंत्र का, देश के भविष्य का, आने वाली पीढ़ी का नुकसान है। इसके बारे में जो है देश की जनता को, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको, चाहे वह मीडिया हो चाहे फिर जो और जो शोध संस्थाएं हो, सबको इस पर विचार करना होगा। राजनीतिक दलों से हम और आप यह अपेक्षा करें कि वह पूरी तरह से जो है नैतिक रूप से आचरण करेंगे और नैतिक रूप से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे, तो यह कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सत्ता का चरित्र जो है उनके व्यक्तिगत चरित्र को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, और उसका सीधा जो कुठाराघात जो है लोकतंत्र पड़ता दिख रहा है। चंद्रशेखर जी, बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं कहीं ये बात समझ में तो आ रही है सबके, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव में जब केंद्र में बहुमत में सरकार आई तो लोगों को लगने लगा कि अब विकास पूरी तरह सुचारू हो जाएगा। लेकिन अब कोरोना तो चीन को भी, अमेरिका को भी पता नहीं था, चीन को तो पता था जैसा कि आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब कोरोना आ गया और कोरोना के बाद ये जो सियासत लगातार हावी है, तो लोग कैसे समझें कि जो मूलभूत अधिकार हैं जिनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्धता है सरकारों की, वो प्रतिबद्धता से ज़्यादा कहीं उनका व्यक्तिगत स्पर्धा है उसमें ध्यान है, कहीं उनकी सियासी प्रतिस्पर्धा में ध्यान है। प्रतिबद्धता और प्रतिस्पर्धा दोनों बहुत दूर दूर हो गए हैं। प्रतिस्पर्धा ऊपर है, लेकिन प्रतिबद्धता, जो राजनीतिक प्रतिबद्धता थी सरकारों की जीतने की, वो बहुत नीचे चली गई है। अब आदमी एक कैसे समझे, कोई अवाम, कि उसको न्याय बहुत जल्दी मिल जाएगा या उसकी बात कहीं हो जाएगी, ये तो अभी इनकी अपनी बात खत्म नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद्रशेखर जी। देखिए, कुछ नैतिक बल होता है राजनीति का। अब देखिए, गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि राजनीति जो है दीर्घकालीन सेवा है, यानी जिनको सेवा करना है वही राजनीति में आए। लेकिन राजनीति जो है आज की तारीख में भोग विलास की मेवा बन चुकी है और लोग मेवा काटने के लिए आते हैं। राजनीति की सैद्धांतिक रूप से जो उसके चरित्र की बात तो करते हैं, लेकिन आचरण में वो दिखता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण, श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे। जब वहाँ की कमेटी ने उनके बच्चे को जो है, यानी उनके लड़के को जब कही कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक परिवार का एक ही व्यक्ति रहेगा। कर्पूरी ठाकुर जब तक जीवित रहे अपने लड़के को जो है राजनीति में आने नहीं दिए। लेकिन आज की तारीख में देखिए, चाहे वो गहलोत साहब हो, चाहे पायलट साहब हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मंत्री हो, चाहे भारत के केंद्रीय मंत्री हो, सभी लोगों को अपने परिवार की पड़ी है, किस तरह अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है, किस तरह रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधियों को राजनीति में लाना है। कुल मिलाकर के जो एक राजवंश की परंपरा होती है, तो भारतीय लोकतंत्र के जो डीएनए में राजवंश की परंपरा पूरी तरह से दूध की तरह, जिस तरह पानी मिल जाता है उस तरह मिलती जा रही है। तो इस मामले में जो अब यह कहना कि लोकतंत्र की जो एक अक्षुण्णता होती है और उसका जो एक संरचना होता है जिसके बूते जो है जमीन पर जनता के कल्याण के हितों की बात सोची जाती है, पूरी तरह से उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो निसंदेह जब ऐसी स्थिति में जब राजनीति आएगी तो मूल मसलों से, जैसे आपने कहा, विकास से
से हट करके कभी वो कोरोना की बात करेगी, कभी चीन से युद्ध की बात करेगी। और ये कोई एक चीज नहीं है, ये भारतीय राजनीति की रवायत बन चुकी है। जो भी सत्ता में आता है वो जो मूल विषय से भटकाने की कोशिश करता है, यानी जो है उसका राजनीति का धर्म से, जाति से, पंथ से, मजहब से इस तरह घालमेल कर देता है कि जो मूल विषय है, जो जनता के हित से जुड़ा हुआ, पूरी तरह से भटक जाता है। चंद्रशेखर जी, तो अवाम के अधिकार की बात है, वो फिर बेमानी सी है और वो शायद जाने कब पूरी होगी। ये भी एक उम्मीद है महज, ये उम्मीद के दम पे जिंदा नहीं रहा जा सकता। जैसे अवाम जिंदा रह रही है, रोज उम्मीदों के सहारे दिन काट रही है और उसको उम्मीद लगती है कि कहीं उसके लिए उसके हक की बात होगी, लेकिन उसके हक से ज़्यादा खुद के हक की बात हो रही है हर जगह। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, राजनीति में जब तक सेवा का भाव नहीं रहेगा तब तक जो है जनता की सेवा, परमार्थ, वो सारी चीजें गौण रहेगी। देखिए, भारतीय राजनीति के एक जो जब दल बदल कानून बनाया गया तो उसमें उम्मीद की गई कि आने वाले दिनों में किसी तरह का जो है दलों के बीच जो है भीतर घात करके उनको तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसका रिकॉर्ड राजनीतिक दलों ने ढूंढ लिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो जनता है उसका ही नुकसान होता है। जनता जिस आकांक्षा के साथ राजनीतिक दलों को सत्ता में प्रतिस्थापित करती है और जो उम्मीदें पाली रहती है, सर्वाधिक नुकसान उसे ही भुगतना पड़ता है। और आप देखते हैं कि हजारों करोड़ रुपए जो है प्रचार में लगा दिया जाता है, व्यवस्था के नाम पर जो है लूट लिया जाता है। किस तरह से बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लूट लिया गया और उसका क्या हुआ। चाहे बिहार में आपने देखा कि 350 करोड़ के पुल का निर्माण हुआ और किस तरह से वो 60 दिन के अंदर जो बह गया, वो तो एक मात्र बानगी भर है। देश के अन्य राज्यों में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कृत्य होते जा रहे हैं जिससे लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और जो एक सेवा की भावना लोगों के अंदर थी कि राजनीतिक दल सेवा करेंगे, वो कुल मिलाकर के लोगों को भी महसूस होने लगा है कि सेवा के नाम पर मेवा काट रहे हैं। चंद्रशेखर जी, अरविंद जयतिलक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जोड़ने के लिए। सत्ता का संघर्ष, सियासी वर्चस्व और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, इन सब के बीच अवाम लगातार पिस रही है और अवाम के अधिकार की बात लगातार लंबित है। उसकी सुनवाई शायद कहीं नहीं है। सुनवाई होगी, इसी इंतजार में, इसी उम्मीद में अवाम जिंदा है कि कभी इस सियासी वर्चस्व के बाद उसके अधिकार की भी मुनादी होगी, उसके अधिकार की भी बात होगी। लेकिन वो बात अभी तक जारी नहीं है, अभी तक सिर्फ सियासी सुनवाई जारी है। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।